गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक डिवाइस आज हम लोगों को पढ़नी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नो डाउट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ 100% मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर आना ही आना है। डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही पता लग रहा है एक कोई कॉइल होगी हमारे पास जो मूव कर सकती होगी। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो को छोड़ दूं तो मैं मीटर से मेरे को क्लियर होता है कि ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली ये एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई फाइंड आउट नहीं करते, लेकिन कैलिब्रेशन के बाद हम लोग इसको एम्पियर मीटर में, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं एम्पियर मीटर क्या होता है, करंट मेजर करने के काम आता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है। तो बेसिकली एम्पियर मीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर का जो बेस है वो है गैल्वेनोमीटर। और ऐसा अगर मैं गैल्वेनोमीटर को कहीं यूज करता हूं तो वो करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर मैं आप लोगों को यहां पे दिखा चुका हूं, ऊपर से हम लोगों ने उसको यूज भी किया था, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, कैसे बना होता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, कैसे हम लोग उसमें ऑल्टरेशंस कर सकते हैं, कैसे उसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सब यहां लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which is used to detect current, not for measurement. measurement के लिए तो हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। गैल्वेनोमीटर is named so because it is used current carrying coil। जैसा मैंने बताया था, ये करंट कैरिंग कॉइल होती है जो कि रोटेट कर सकती है या मूव कर सकती है, इसलिए इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब अगर कोई कॉइल रोटेट कर सकती है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई टर्निंग इफेक्ट है। तो नो डाउट एक करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टर्निंग इफेक्ट लग रहा होगा जिसकी वजह से वो रोटेट कर सकती होगी। ऐसा कुछ हमें आइडिया होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। इस चीज को हमने लिखा है, दैट इज ड्यू टू टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम प्लेस कर दें तो उसमें एक टॉर्क इफेक्टिव होता है। उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट हो सकती है, और वो टॉर्क जो है हम लोगों ने पिछली बार देखा भी था कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बस उसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज कर लेते हैं कि अगर टर्निंग इफेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल को हम प्लेस करेंगे और करंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें रोटेशनल इफेक्ट। इसी प्रॉपर्टी को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो डियर स्टूडेंट्स, यही चीज हम लोगों ने यहां पे लिख रखी है। रोटेशन का इफेक्ट बता रखा है, एंगुलर डिफ्लेक्शन की बात बता रखी है। कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात अभी हम लोग यहां आगे करने वाले हैं। प्रिंसिपल मैंने यहां एक्सप्लेन कर रखा है। एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगा लेंगे ज्यादा अच्छा होगा। एक्सपीरियंस है करंट डिपेंडेंट टॉर्क, यानी करंट फ्लो होने की वजह से टॉर्क जो है वो एक्सपीरियंस करता है, which tends to rotate the coil and produce angular deflection, जिसकी वजह से कॉइल में एंगुलर डिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी एंगुलर डिफ्लेक्शन को हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग करंट एज वेल एज मेजरिंग करंट एंड पोटेंशियल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एक बुकिश डायग्राम है, हम लोग देख सकते हैं यहां से। दूसरा डायग्राम मैं अभी आपको बना करके दिखाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए एटम फर्स्ट हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लेने हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के लिए हम लोग यहां सेमी सर्कुलर शेप के दो मैग्नेटिक शूज लगाते हैं। बाजू वाली फिगर में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो यहां मेरे मैग्नेटिक शूज हैं। सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक शूज लगाने का बेनिफिट ये होता है कि यहां हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। अब ये एक अपने आप में नया क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।
तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को ही एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो पर्टिकुलर सेंटर की तरफ टेंडेंसी रखता है, पर्टिकुलर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल प्रॉपर रखता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ऐसा हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कि वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलती हैं या सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज की और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर दिया। अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए, सेंटर पे जहां मैंने ये कॉइल रखी हुई है, मेरे को यूनिफॉर्म एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। मैं इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ और साउथ पोल्स को प्लेस कर दिया। पर्टिकुलरली जहां मेरे को ये कॉइल को प्लेस करना है, वहां पर मुझे यूनिफॉर्म एंड कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं करंट कैरिंग कॉइल प्लेस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस करने का तरीका मेरा क्या होगा? सिंपल सा, मैं यहां एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लूंगा। फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के साथ एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करूंगा और इस वायर के साथ में यहां एक नंबर ऑफ टर्न्स n वाली कॉइल को प्लेस करूंगा। इसके दूसरे एंड में यहां पे एक रीस्टोरिंग स्प्रिंग यूज करूंगा और इस रीस्टोरिंग स्प्रिंग को मैं एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हुए एक टर्मिनल बना दूंगा जिसको T2 कहता हूं। इस टर्मिनल को मैंने नाम दे दिया T1। यहां मेरे पास एक कॉनकेव मिरर लगा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है, अगर मैं यहां से कोई करंट फ्लो कराता हूं तो इस कॉइल के अंदर भी करंट फ्लो करेगी और कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगी जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। तो इसके ऊपर एक टॉर्क इफेक्टिव होगा और टॉर्क इफेक्टिव होगा तो इसकी वजह से ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप घूमेगी। इसके साथ लगा हुआ ये जो मिरर है ये भी घूमेगा। ये बन गया मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी MCG। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, ये वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, जिसको बुकिश में बोल रहा हूं या प्रैक्टिकली यूज में हम लोग इसको लेते हैं, यहां हमने एक पॉइंटर लगाया हुआ है और ये पॉइंटर एक स्केल के ऊपर आकर के डिफ्लेक्शन को शो करता है। ये काम मैं यहां एक कॉनकेव मिरर की हेल्प से ले रहा हूं। ये कॉनकेव मिरर का फंक्शन कैसे होगा, किस तरह से मैं डिफ्लेक्शन मेजर करूंगा, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सामने, सपोज वो सामने दीवार है, वहां पर मैंने एक कोई पॉइंटेड लेजर लाइट लगा दी। एग्जैक्टली अगर ये पैरेलल है इस बोर्ड के तो इसका रिफ्लेक्शन उसी लाइट के ऊपर जाकर के गिरेगा। इंसिडेंट एंगल 0 होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल 0 होगा, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है उस समय। नो डाउट क्या होगा, जहां से मेरी लाइट आ रही थी उसी के ऊपर आकर के ये पॉइंट आउट करेगी रिफ्लेक्टेड लाइट। अब अगर मान लीजिए ये घूमता है तो नो डाउट जो नॉर्मल टू प्लेन है वो मेरा चेंज हो गया। इसके साथ बनने वाला इंसिडेंट एंगल उस लाइट बीम का चेंज हो गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज होगा। तो जो लेजर लाइट पॉइंट करने वाली मैंने सामने लगाई थी उसका रिफ्लेक्शन वॉल के ऊपर किसी एक दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के गिरेगा। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी एग्जैक्टली सामने और जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है उस डिस्टेंस को मैंने ले लिया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज आर्क। और यहां से जहां मेरा पॉइंटर लगा हुआ है दैट विल बी रेडियस। अगर मैं होने वाले ट्विस्ट की बात करूं तो एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आर्क मैंने मेजर कर लिया, रेडियस मैंने मेजर कर ली, तो यहां होने वाले ट्विस्ट थीटा को मैं इजीली क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं, डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकता हूं। तो देखिए, कॉनकेव मिरर यूज करके जो हम लोग थीटा निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं। यहां थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, यहां तो सिंपल सा जो मीन पोजीशन है वहां से जो भी डिफ्लेक्शन में आ गया वही मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहां हम इनर्शिया प्रोवाइड करने के लिए बीच में कोई एक मेटेलिक पीस और प्लेस कर देते हैं। कोई भी एक मेटेलिक पीस हम लोग लेते हैं और इस मेटेलिक पीस को इनर्शिया प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहां पे प्लेस कर देते हैं।
ये मैकेनिकल टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए रीस्टोरिंग स्प्रिंग है, मैकेनिकल टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है, ये लैमिनेटेड कोर है यानी कंडक्टिंग वायर है लेकिन उसके ऊपर लैमिनेशन हो रहा है, और ये नॉर्थ साउथ पोल लेकर के हम लोगों ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनाने की प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो एग्जैक्टली दोनों फिगर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो फ्लो हो रही है करंट कॉइल के थ्रू, इसको मैं IG कहता हूं, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। बाकी यहां से मैं करंट जो फ्लो कराऊंगा इस केस में तो IG और I यहां से सेम होगी, लेकिन मैं I और IG को डिफर कर सकता हूं अगर इसके पैरेलल एक लो वैल्यू रेसिस्टेंस मैं अप्लाई कर दूं जिसको मैं शंट कहता हूं, तो ऑब्वियसली एक छोटा पार्ट IG यहां से फ्लो होगा और इस करंट I का एक मेजर पार्ट हमारा यहां से फ्लो होता रहेगा। तो ये काम हम लोग अभी आगे करेंगे, यानी अगर मुझे यहां ज्यादा करंट फ्लो करानी है तो मैं इसमें एक लो वैल्यू रेसिस्टेंस शंट लगा देता हूं जो कि पैरेलल होता है कॉइल के, फ्लो करा सकता हूं। हमेशा ध्यान रखिए कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगी इसे मैं हमेशा IG कहूंगा यानी करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कहूंगा। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दिया था इसके कंस्ट्रक्शन का, इसके वर्किंग का। वर्किंग फिर दोबारा से एक बार देख लेते हैं। करंट कैरिंग कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करेगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एक ये इलेक्ट्रिकल टॉर्क है। इस इलेक्ट्रिकल टॉर्क को बैलेंस करेगा मैकेनिकल टॉर्क जो ये स्प्रिंग प्रोवाइड कर रही है या फिर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप प्रोवाइड कर रही है। एक पर्टिकुलर स्थिति में जहां इलेक्ट्रिकल टॉर्क यानी करंट की वजह से टॉर्क बराबर हो जाएगा मैकेनिकल टॉर्क के या टॉरिजन टॉर्क के, तो हम उस स्थिति में मैकेनिकल टॉर्क को प्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल टॉर्क के, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और कुछ अननोन क्वांटिटीज को वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर केसेस में अननोन क्वांटिटी हमारी IG होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर होती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या हम इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट लेंगे, ये बात सीखने जा रहे हैं अभी। ये डायग्राम एक बार आप लोग देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, वर्किंग की बात हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछा जाता है बेटर होगा आप लोग यही वाला डायग्राम बनाएं जो मैंने अभी बना के दिखाया है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को अलग से एक्सप्लेन करें, हर पार्ट की वर्किंग, जैसे ये मैंने कॉनकेव मिरर लगाया तो कॉनकेव मिरर की वर्किंग क्या है, इससे क्या काम करते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज का काम क्या है, इनर्शियल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेटल पीस प्लेस करते हैं, इसका यूज, इसका वर्क। ये जो हमारे पास स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग हमने लगा रखी है, मैकेनिकल स्प्रिंग लगा रखी है टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, बैलेंसिंग के लिए, इसका पार्ट, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को डायग्राम के ऊपर ही एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं अब आगे बढ़ूंगा, ये डायग्राम मैं हटा दे रहा हूं। देखिए अब मेरा मैथमेटिकल पोर्शन यहां शुरू होता है, बहुत छोटा सा मैथमेटिकल पोर्शन है। उसी चीज को हम लोगों ने यहां डायग्राम एज वेल एज मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखते हैं जरा क्या है। देखिए पिछली क्लास वाली वही कॉइल है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है SPQRS, करंट की फ्लो की डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमने शो कर रखा है। इसके अंदर जब करंट फ्लो कराएंगे तो एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे निकाला था, टाउ इक्वल्स टू NAEB साइन थीटा। इनिशियली थीटा हम लोगों ने 90 कंसीडर किया है तो उसको लिखते नहीं है। यहां बात हम लोगों ने ये की थी इसकी परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो ये a साइन थीटा हमारा आता है। अगर ये वाली जो हमारी आर्म है इसको हमने a ले रखा है, कुछ स्टूडेंट इसको L ले सकते हैं, K ले सकते हैं, B ले सकते हैं, व्हाटएवर सो। तो जो पैरामीटर्स हमने ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहां A और B साइड्स को डिनोट किया है। एरिया के लिए A इंटू B हमने कहा है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने इसमें लिए तो कैपिटल N कहा है। लगने वाले फोर्सेस की बात हम लोग पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं। अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग सेलेक्टेड रूल आ गया, ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। टॉर्क की बात की, फर्दर फॉर्मूला हमने लिखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट,
यहां ये हमारे काम की चीज है, मतलब की चीज है, इसको जरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वही एस्पेक्ट है। क्या है? ये है हमारा NIBA sin थीटा। साइन 90 हम लोग इनिशियली कंसीडर करते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो मेरा जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है वो आ गया NIBA, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, जो मैंने अभी ऊपर IG से डिनोट किया था, तो I may also write here IG, B is a uniform magnetic field, A is the cross sectional area। Dear students, आगे हमने प्रिंसिपल को यहां पे मार्क किया। जो मैकेनिकल टॉर्क है उसे हमने रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि स्प्रिंग की वजह से लग रहा था, उसके बराबर डाल दिया। तो इसको लिखा हम लोगों ने K अल्फा, वेयर K इज द कांस्टेंट या रीस्टोरिंग कांस्टेंट। अल्फा एक दूसरा मेजरिंग एंगल हम लोगों ने लिया है, जिसको हम थीटा ले रहे थे अभी। एक कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम लोगों ने निकालने की बात की थी, तो उसको यहां पे अल्फा हम लोगों ने कंसीडरेशन में ले रखा है। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हम लोगों ने यहां डाल दी, जिसके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मुलेट करेंगे, वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, दैट इज मैकेनिकल टॉर्क K अल्फा, वेयर K इज अ कांस्टेंट, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से भी कई बार जानते हैं। K हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नहीं कहेंगे, यहां पे रीस्टोरिंग कांस्टेंट कहेंगे, रीस्टोरिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अल्फा वो एंगल है जो मिरर की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे आर्क अपॉन रेडियस से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्क अपॉन रेडियस, याद आ गया होगा आपको, जो फिगर बनाई थी। ये NIBA, यहां से हम लोगों ने अल्फा जो एंगल है उसको मैथमेटिकली निकाला NBA ओवर K इंटू I। मैं यहां से देख सकता हूं कि जो डिफ्लेक्शन है, जो अल्फा है, वो I के प्रोपोर्शनल है। ऐसा ही मैंने अभी थ्योरी में पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इस चीज को हमने यहां लिखा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को अगर मैं सेपरेट करता हूं, दैट इज K ओवर NBA इंटू अल्फा, एग्जैक्टली K अपॉन NBA, इट इज टर्म्ड एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जिस समय हम लोग गैल्वेनोमीटर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस समय डिसाइड हो जाता है हमने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिया है, और ये जो हमारे पास फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप थी एज वेल एज जो रीस्टोरिंग स्प्रिंग थी, दोनों का मिलाकर के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, दैट इज स्मॉल k। तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज हम लोगों को मिली, I इज इक्वल्स टू G इंटू अल्फा, वेयर G इज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल k ओवर NBA। तो ये हमारा बनाते समय डिसाइड हो जाता है। अब इसी चीज को हम लोगों ने यहां पे लिख रखा है। तो यहां से बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ K एंड BA हम लोग G की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर मुझे अल्फा पता लग गया, G पता लग गया, तो फ्लो होने वाली करंट IG को मैं आराम से निकाल सकता हूं, गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट को निकाल सकता हूं। हम लोगों ने ऊपर इसको IG कहा था, तो यहां भी IG मेंशन कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, I मेंशन कीजिए, IG मेंशन कीजिए, इट्स योर चॉइस। बस फायदा थोड़ा सा इतना रहता है कि अगर IG है तो देखते ही पता लग जाता है कि गैल्वेनोमीटर करंट है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से फ्लो होने वाली करंट है। नो डाउट IG जो है वो अपने आप में बड़ी कमजोर करंट होती है, बड़ी छोटी करंट होती है, बिकॉज ऑफ मेरे को गैल्वेनोमीटर बनाते समय कहीं ना कहीं जो कॉइल के अंदर वायर यूज कर रहा हूं, इसकी थिकनेस को कंसीडरेशन में लेना होता है। अगर बहुत ज्यादा थिक वायर मैंने ले लिया तो निश्चित रूप से इसमें इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत थिन वायर्स यूज करते हैं, लैमिनेटेड वायर्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स काफी ज्यादा हम लोग रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, IG की वैल्यू जो होती है वो मिली एम्पियर मैक्सिमम होती है, अदरवाइज तो माइक्रो एम्पियर में ही होती है। तो ये बात हम लोगों को यहां समझ लेनी चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को यहां पे लिख रखा है डियर स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स की बात हम लोग करेंगे। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का आता है फिगर ऑफ मेरिट। देखिए, किसी भी गैल्वेनोमीटर को कैरेक्टराइज करने के लिए
फिगर ऑफ मेरिट की बात हम लोग यहां करते हैं। ये फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, दैट इज आई ओवर अल्फा। फॉर्मूले की फॉर्म में हम लोग इसको याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी से हम लोगों को याद हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए आई ओवर अल्फा का सीधा सा मतलब हो गया, यहां से मैं देख सकता हूं क्या, करंट विच प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन। अगर अल्फा अल्फा को मैं यहां थीटा कहने लगूं तो थोड़ा और आसानी से क्लियर मुझे हो जाता है। मैं यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट देखता हूं अपने गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसी को यहां फिगर ऑफ मेरिट के नाम से जानता हूं। एग्जैक्टली फिगर ऑफ मेरिट इक्वल्स टू आई ओवर अल्फा। वैल्यूज अगर मैं प्लेस करूं दैट इज के ओवर एन बी ए। इस तरह से मुझे फिगर ऑफ मेरिट का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। आपके यहां एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग आती है हमारी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये तो सबको पता है कि जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। यानी छोटी सी करंट के लिए अगर डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा आ जाए तो मैं कहूंगा कि मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। तो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने इसको डिफाइन किया है। ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज ए लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज फ्लोन। स्मॉल करंट फ्लोन, ये सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है। रिमेनिंग पार्ट नीचे वाले पेज पे है, हम वहां से देख लेंगे। आप लोगों को कंप्लीट करना था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स सेंसिटिविटी अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो उसे फिगर ऑफ मेरिट के टर्म्स में भी दे सकता हूं। सेंसिटिविटी को करंट सेंसिटिविटी एज वेल एज वोल्टेज सेंसिटिविटी दो तरीके से मैं जान सकता हूं। यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल्स टू अल्फा ओवर आई, यानी जो फिगर ऑफ मेरिट था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूंगा तो सिंपल सा करंट को मुझे पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू अल्फा ओवर V। अगर मुझे I को V में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा मैं R से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स मिल जाता है। इस तरह से मैंने गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, जस्ट लाइक इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन तो यहां से आप लोगों का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर बनता है। दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो सकता है जो हम अभी यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन इसके कन्वर्जन का हो सकता है, तो कन्वर्जन भी हम लोग आज की ही क्लास में डन करेंगे। देखिए पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमने जो पढ़ा था उसमें कितना हम लोगों को समझ में आ गया। एग्जांपल नंबर 19 क्या कहता है, ए कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज इफेक्टिव एरिया। सबसे पहले एरिया उसने यहां पे दे रखा है, तो चाहे तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। यूनिट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड B से हमने रिप्रेजेंट किया दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर -2 वेबर पर मीटर कहिए या टेस्ला कहिए, दैट्स द सेम थिंग। SI सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। इफ द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन फाइबर इज, देखिए टॉर्सनल कांस्टेंट जो अभी हम लोगों ने स्मॉल k कहा था, जिसे रीस्टोरिंग कांस्टेंट कह रहे थे, उसी को हम लोग यहां टॉर्सनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो k इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू पावर -9। डियर स्टूडेंट्स अगर कोई वर्ड आपको ऐसा मिल जाए जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, जस्ट लाइक अभी मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट होने वाला था लेकिन मैंने टॉर्सनल को कहीं भी यूज नहीं किया था, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्वांटिटी का आप यूनिट जरा ध्यान से देख लीजिए और उस यूनिट के बेसिस पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से न्यूटन मीटर पर डिग्री का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो वही जो फोर्स कांस्टेंट F इक्वल्स टू kx वाला था निकल के आ जाएगा। इसी को हम लोग यहां रीस्टोरिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। फाइंड द करंट सेंसिटिविटी, हम लोगों को IS करंट सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है। दूसरा
अच्छा यूनिट दे रखी है उसमें डिग्री पर माइक्रो एम्पियर, यानी आपको डिग्री का मतलब एंगल पर माइक्रो एम्पियर, यानी करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीजें जो मेरे को प्रोवाइडेड है वो मैंने लिख ली। IS मुझे चाहिए यूनिट, मैं बाद में भी कन्वर्ट कर सकता हूं पर माइक्रो एम्पियर में, पहले मैं ऐसा ही मैं निकाल लूं। करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, यहां नंबर ऑफ टर्न्स कहीं नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब मेरे को 1 ट्रीट करना है। जहां तक एरिया की बात है ये एज इट इज मैंने यूज कर लिया। अब फॉर्मूला मेरे पास सिंपल सा था, क्या था, के अल्फा, अल्फा को हमने थीटा भी कई बार लिखा है, इक्वल्स टू NIBA, दैट वाज द फॉर्मूला। ये बेस फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर सब कुछ हो जाने वाला है आप लोगों का। अब इसमें जो चीजें आपको पता है वो डाल दीजिए, जो नहीं पता वो निकल के आ जाएगी, तो कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसमें आई नहीं पता तो आई ही मेरा IS के टर्म्स में मेरे से पूछा गया है, तो मैं उसे निकाल के दे सकता हूं। देखिए कैसे निकलेगा ये बात अभी हम लोग यहां अगले पेज पर समझते हैं। फिर स्टूडेंट्स ये डाला, सारी वैल्यूज हम लोगों ने प्लेस कर दी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला इसी जनरल फॉर्मूले से जो अभी मैंने लिखा था NBA/K हमने लिखा, सारी वैल्यूज को प्लेस किया, कैलकुलेशंस की, और फाइनली इसको हमने माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में डिनोट कर दिया, जैसा कि उसने पूछा था 1 एम्पियर इक्वल्स टू 10⁶ माइक्रो एम्पियर होता है। तो हम लोगों ने सिंपली यहां पर 10⁶ की फिगर को यूज करके जिस यूनिट में वो चाह रहा था उसी यूनिट में निकालने की कोशिश की। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बन जाता है, जो कि अपने आप में अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू ए एम्पियर मीटर। डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों को दो कन्वर्जन मिलते हैं, एक एम्पियर मीटर का मिलता है और दूसरा एक वोल्ट मीटर का मिलता है। तो पहला हमारा एम्पियर मीटर का है। एम्पियर मीटर होता क्या है पहले हम ये समझें। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग सर्किट में सीरीज में यूज करते हैं और ये करंट को मेजर करने का काम करता है। यानी सर्किट के अंदर जितनी भी करंट है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, सारी की सारी हमारी एम्पियर मीटर के थ्रू पास होगी ही होगी, तभी वो मेजर करके हमें बताएगा कि कितनी करंट उसके अंदर से पास हुई है। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एम्पियर मीटर ऑलवेज सीरीज में लगाया जाता है, इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस बहुत कम होता है जिससे कि फालतू की क्या खर्चे ना करे। दो बातें हम लोगों को एम्पियर मीटर के बारे में समझनी है, बनाते कैसे हैं, कैलिब्रेशन कैसे है करते हैं, ये बात समझिए। दो लाइन का काम है। ये गैल्वेनोमीटर है जो मैंने ऊपर पढ़ा था, उसको एक छोटी सी फॉर्म में लिख दिया है। गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो भी करंट फ्लो हो सकती है, मैं बार बार ऊपर भी बोल रहा था, जहां जहां आई लिखा हुआ था वहां पे मैं इसको IG मेंशन कर रहा था, वो इसीलिए मेंशन कर रहा था। IG करंट मेरी मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, इससे ज्यादा मैं फ्लो नहीं करा सकता, वरना तो वो बर्न आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब मुझे मान लीजिए बड़ी करंट फ्लो करानी है, आई फ्लो करानी है, तो मैं क्या करता हूं, एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देता हूं। कैसे प्रोवाइड करता हूं, ए लो वैल्यू रेसिस्टेंस कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल टर्म्ड एज शंट। यानी मैं एक लो वैल्यू रेसिस्टेंस लेता हूं जिसका नाम S दिया हुआ है, शंट दिया हुआ है, और इसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स एक लाइन में कन्वर्जन खत्म होता है, वो क्या है, इफ वी कनेक्ट ए लो वैल्यू रेसिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर इट विल कन्वर्ट इन एम्पियर मीटर। यानी एक एम्पियर मीटर अगर मुझे बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू रेसिस्टेंस में लगा दो, एम्पियर मीटर बन जाएगा। मैकेनिज्म बड़ी क्लियर सी है, हमारे पास KVL और KCL है, छोटी छोटी सी फॉर्म में हमें लगाने हैं। यहां से करंट हम लोग I फ्लो कराएंगे, इसका एक डेफिनेट पार्ट IG जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो हो सकता था वो यहां से जाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो सुइटेबल वैल्यू का लो वैल्यू रेजिस्टेंस हमने लगाया उससे जाएगा। तो यहां करंट होगी I माइनस IG, यहां करंट होगी IG और यहां करंट होगी I। पॉइंट A पर मैं जंक्शन रूल यूज कर रहा हूं जिसकी हेल्प से मेरे को IG प्लस I माइनस IG इक्वल्स टू I मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा मुझे बस एक फॉर्मूला और यूज करना है, क्या, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस अगर मैं कैपिटल G मान लूं, मैंने अभी तक गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को कहीं भी लिखा नहीं था, लेकिन अगर मैं गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को कैपिटल G मान लूं
तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप शंट के थ्रू होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स आर इन पैरेलल। सिंपली इस बात को मैं मैथमेटिकली फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई S, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट मस्ट बी इक्वल्स टू IG multiplied by capital G, that is potential drop across galvanometer। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने यहां कैपिटल G ले रखा है और गैल्वेनोमीटर के थ्रू होने वाली करंट को मैंने IG ले रखा है। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल G ऊपर हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट दे रखे यूज कर रखे हैं, लेकिन उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट एक अलग चीज थी और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G मैंने यहां अलग पैरामीटर चूज किया। तो बच्चों, एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई और दूसरी इक्वेशन बड़ा सिंपल सा, क्या I इक्वल्स टू I माइनस IG प्लस IG, बिल्कुल बच्चों वाली इक्वेशन। जंक्शन रूल लगाया है मैंने पॉइंट A पर, इसकी जरूरत मुझे कहीं पड़ती नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन की हेल्प से मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। I वो करंट है जिसे मैं मेजर करना चाहता हूं, IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, S वो लो वैल्यू रेजिस्टेंस है जिसको मैं शंट कहता हूं, जिसको पैरेलल मुझे कनेक्ट करना था, IG अगेन वही करंट है जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, G अगेन यहां पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। एक इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे, 1 2 3 4, यहां पे 4 वेरिएबल हैं, 4 में से कोई भी 3 वो देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। इससे आसान कुछ और नहीं हो सकता। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पीयर मीटर। अगेन रिकॉल करते हैं, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है और हमारा एम्पीयर मीटर बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक कन्वर्जन हमें और भी पढ़ना है और वो कन्वर्जन है हमारा वोल्ट मीटर के लिए। इसका बिल्कुल उल्टा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन है, वही इक्वेशन को लेकर के यहां से कुछ भी फाइंड आउट करो, इट्स योर चॉइस। यूज ऑफ शंट मैंने बताया था, टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज, जो भी लार्ज करंट है वो शंट के थ्रू फ्लो हो जाएंगी। IG अपना फिक्स है, उतना ही रहेगा। हम लोग शंट की वैल्यू को चेंज करके गैल्वेनोमीटर की रेंज को चेंज कर सकते हैं। ये तीनों यूज हैं जो हमने यहां ब्रीफ कर रखे हैं। कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये ऑलमोस्ट उल्टा है कन्वर्जन किसका, एम्पीयर मीटर वाले का। कैसे करते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा एक स्मॉल करंट को फ्लो करा सकता है, तो हम लोग वही प्रिंसिपल यूज करते हैं। चूंकि वोल्टमीटर को हमेशा किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी सर्किट के पैरेलल कनेक्ट करना होता है, तो यहां करंट का इश्यू नहीं आता, यहां पोटेंशियल का इश्यू आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बड़ा मजेदार सा केस है। करंट तो यहां से IG ही फ्लो करेगी, इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को मैं चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करता हूं, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगाता हूं। बिल्कुल उल्टा है एम्पीयर मीटर के, वहां लो वैल्यू रेजिस्टेंस था और पैरेलल में था, यहां हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है और सीरीज में है। बस काम खत्म। जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया, ये ओवरऑल मेरे पास बक्सा बन गया, क्या, वोल्टमीटर, जिसको मैं पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज करूंगा, हमेशा कनेक्ट करूंगा सर्किट में पैरेलल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन की बात करें तो सिंपल सा, V इज इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस IG इंटू कैपिटल R। समझ गए होंगे, ये वो पोटेंशियल है जिस रेंज का वोल्टमीटर मुझे बनाना है। IG वो मैक्सिमम करंट है जो किसी गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, R वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है जिसको मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो एक छोटी सी इक्वेशन से अब इसमें देखिए 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, इन 4 वेरिएबल्स में से कोई से भी वो 3 आपको देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग तरीके से होगा, इसलिए रोड मेमोरी में जाने की कोशिश ना करें। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उतने लगाने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, जो कांसेप्ट था उसको मैंने यहां मेंशन कर रखा है। इवन दैट
डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट भी कर रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कीवर्ड है इसका। जब भी आप लिखेंगे तो ये जो कलर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये जरूर होना चाहिए, ये अंडरलाइन होना चाहिए, तो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, उसको की कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और वो बड़े आराम से आपको फुल मार्क्स दे देगा। अब आगे पीछे की नकल करके तो ये काम नहीं हो सकता, ये तो अपनी अकल से ही हो सकता है। तो कंटिन्यूअसली आप लोग वर्क कीजिए, सारी चीजों को पढ़ते जाइए। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने में है। ध्यान रखिए, ये चैप्टर हमारा सही से क्लियर होगा तो आपको मैग्नेटिज्म आगे वाला चैप्टर समझ में आएगा, तभी आपको EMI एंड AC समझ में आएगा। ये चैप्टर अपने आप में की चैप्टर है आगे के 2 चैप्टर्स के लिए या 3 चैप्टर्स के लिए। तो जब तक इस चैप्टर के ऊपर एफिशिएंसी आपकी ना हो, बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश मत करना डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने कैलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इस कैलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल हमसे हो गया, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, और अगर न्यूमेरिकल हमसे नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी कहीं कच्चा है मामला, हम लोगों को दोबारा से कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या है एग्जांपल नंबर 20, ए गैल्वेनोमीटर विद कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस। कॉइल का रेसिस्टेंस मेरा 12 ओम है, तो कॉइल के रेसिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस मैंने कहा था कैपिटल G इक्वल्स टू 12 ओम। पहली बात, shows a full scale deflection for a current 2.5 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, जिसको मैं बार बार IG कहता चला आ रहा हूं, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर, बोले तो 10⁻³ एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर? आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? किसमें? पहला पार्ट है एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर। 0 तो सबको समझ आता है, लेकिन ये मैक्सिमम रेंज इसकी 7.5 है, तो यहां से मेरे को I मिल गया कितना? 7.5 एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स पहला पार्ट, मैं पहले ही पार्ट को एक बार सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। अभी 2 मिनट पहले जब हम लोगों ने एम्पियर मीटर की बात की थी, तो एक छोटी सी इक्वेशन हमने लिखी थी। क्या लिखी थी? I माइनस IG इंटू शंट इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G। आई होप सो इसमें आपको सब क्लियर है। I की वैल्यू ये दे रखी, IG की वैल्यू ये दे रखी, और शंट मुझे निकालना है ऑब्वियसली। IG अगेन मेरे पास यहां पे है, G की वैल्यू मेरे को ये दे रखी, रह क्या गया? सिर्फ शंट की वैल्यू निकालना रह गया। लास्ट में आपने सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है कि ये जो शंट हमारा यहां से कैलकुलेट हुआ है, इसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना है, तो ये एम्पियर मीटर डिजायर्ड रेंज का बन जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करना चाहेंगे हम लोग। ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट। अब हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए पैरामीटर्स तो यही है, बस हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है। इक्वेशन क्या हो जाती है? हमें सीरीज में एक हाई वैल्यू रेसिस्टेंस लगाना होता है। इक्वेशन हमारी हो जाती है क्या? IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू R, दैट इज इक्वल्स टू V। तो डियर स्टूडेंट्स V मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। R मुझे निकालना है और बताना होगा कि इस R को मैं सीरीज में लगाऊंगा। IG मेरे पास पहले ही दे रखा है, ये रहा IG। कैपिटल G मेरे को पहले ही दे रखा है, 12 ओम है। IG फर्दर मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू ही यूज होनी है। इस तरह से मैं डिजायर्ड रेंज का वोल्ट मीटर बना सकता हूं। डायग्राम क्लियर सा है। सेकंड केस में डायग्राम क्या होगा आप लोगों का? ये आपका गैल्वेनोमीटर होगा, इसके साथ में R होगा, और इसको एक बक्से के अंदर बंद करोगे, और ये बाहर आपको V दिखाना होगा, और ये V कितना है आपका? ये है 10 वोल्ट वाला। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? और जो एम्पियर मीटर वाला सर्किट है वो बड़ा आराम से क्लियर से आप देख सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर, इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट IG, इसके पैरेलल में आपने लगाना है क्या? लो वैल्यू रेसिस्टेंस शंट, और यहां से फ्लो होने वाली करंट होगी I। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसमें फ्लो होने वाली करंट भी बता सकते हैं आप, I माइनस IG। कोई नई बातें नहीं है, अभी 2 मिनट पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है, वही सारे सर्किट्स हम लोगों को यूज करने हैं। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, क्या
डिटरमाइन द नेट रेसिस्टेंस ऑफ मीटर इन ईच केस। डियर स्टूडेंट्स, यहां S और G दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, तो आपको नेट रेसिस्टेंस R नेट इक्वल्स टू 1/S प्लस 1/G करना है। सब लोग जानते हैं, पुरानी बात है। यहां आप देखेंगे तो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहां जो R नेट निकालेंगे वोल्ट मीटर वाला, वो सीधा सीधा होगा G प्लस R बिकॉज ऑफ दे आर इन सीरीज। आगे क्या कहता है वो, डज रीड स्लाइटली लेस मोर एक्चुअल करंट इन द ओरिजिनल सर्किट। यस, ये एक हमारा क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स समझिए, हम लोग जब यहां करंट की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं IG हमारी इग्नोरेबल करंट होती है, तो जो एक्चुअल में करंट हमारी फ्लो हो रही है सर्किट से, उससे कुछ थोड़ा सा क्या करेगा, ये कम शो करेगा। इसी तरह से यहां पे जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा ज्यादा शो करेगा। आप थोड़ा सा इन बातों को गौर से समझिएगा। अगर नहीं बात क्लियर होती तो नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको निश्चित रूप से सेल्फ प्रिपेयर करके ही इसका आंसर देना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पे आंसर दे रखा है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़िया सा, फिर भी क्लियर ना हो तो दोबारा से मेरे को फोन करके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एज असाइनमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूं। फाइनली एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के अंदर डिफरेंस है, तो जितना भी कुछ हम लोगों ने अभी एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर को लेके पढ़ा है, उसी को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में लिख देना है, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से ये यूनिट या सॉरी ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल सेशन के लिए हम लोग और भी 1-2 क्लास रख लेंगे और उनके बेसिस पे हम लोग आगे के न्यूमेरिकल